हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC5 रिसर्च मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस द स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थियरी 3+3। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ग्राउंडेड थियरी के कोडिंग प्रोसेस को डिटेल में समझना है। पहले कोडिंग के स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, डेटा कलेक्शन से लेकर थियरी बनने तक। फिर कोडिंग के टाइप्स लिखने हैं, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग। एग्जाम्पल के साथ आंसर और क्लियर बनेगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्राउंडेड थियरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो ग्लेजर और स्ट्रॉस 1967 ने डेवलप किया था। इसका मेन एम है थियरी को डाटा से डेवलप करना, ना कि पहले से एग्जिस्टिंग थियरी को टेस्ट करना। इसमें कोडिंग एक सेंट्रल स्टेप है जिसमें रॉ डाटा को तोड़कर छोटी कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं। यही प्रोसेस रिसर्चर को थियरी बनाने में मदद करता है जो रियल डाटा पर बेस्ड होता है। इस आंसर में हम कोडिंग के स्टेप्स और टाइप्स डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. कोडिंग इन ग्राउंडेड थियरी। डेफिनेशन। कोडिंग का मतलब है रॉ डेटा, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, नोट्स को लेबल देना और उसे कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना। पर्पस। ये प्रोसेस बड़ा डेटा मैनेजेबल बनाता है और रिसर्चर को पैटर्न समझने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस। अगर कोडिंग ना हो तो ग्राउंडेड थियरी से स्ट्रक्चर्ड थियरी बनाना पॉसिबल नहीं है। 2. स्टेप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थियरी। डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन। पहले रिसर्चर इंटरव्यूज, केस स्टडीज या ऑब्जर्वेशंस करता है। डाटा को ट्रांसक्राइब करके एनालिसिस के लिए रेडी किया जाता है। लाइन बाय लाइन रीडिंग। हर लाइन या स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर छोटे पार्ट्स में तोड़ना। असाइनिंग लेबल्स, कोड्स। हर फ्रेज या सेंटेंस को एक कोड देना जो उसका मैं आइडिया दिखाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले मुझे एंजाइटी होती है को कोड करेंगे एग्जाम एंजाइटी। कंपेयरिंग कोड्स। सिमिलर कोड्स को एक कैटेगरी में ग्रुप करना। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड यूज करके नए डाटा को पुराने कोड से मैच करना। रिफाइनिंग और लिंकिंग कैटेगरीज। कैटेगरीज को रिफाइन करके उन्हें एक दूसरे से लिंक करना। यही स्टेप ब्रॉड थीम्स बनाता है। थियरी बिल्डिंग। सब कैटेगरीज को कनेक्ट करके एक ग्राउंडेड थियरी बन जाती है जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। 3. टाइप्स ऑफ कोडिंग। ओपन कोडिंग। पहला स्टेप जिसमें रॉ डाटा को तोड़कर छोटे डिस्क्रिप्टिव कोड्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस स्टडी में कोड्स हो सकते हैं वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप। एक्सियल कोडिंग। दूसरा स्टेप जिसमें कैटेगरीज के रिलेशंस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, वर्कलोड और लैक ऑफ स्लीप को एक कैटेगरी में रखना। स्ट्रेस फैक्टर्स। सिलेक्टिव कोडिंग। फाइनल स्टेप जिसमें एक को कैटेगरी चूज करके बाकी सबको उससे इंटीग्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल, को कैटेगरी हो सकता है स्ट्रेस एज बैरियर टू प्रोडक्टिविटी। 4. एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी। अगर रिसर्च टॉपिक है फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस। ओपन कोडिंग। कैटेगरीज निकलेंगी जैसे होम सिकनेस, पीयर प्रेशर, एकेडमिक चैलेंजेस। एक्सियल कोडिंग। रिलेशंस मिलेंगे जैसे पीयर प्रेशर, एडजस्टमेंट इश्यूज या एकेडमिक प्रेशर। एंजाइटी। सिलेक्टिव कोडिंग। सेंट्रल थियरी बनेगी ट्रांजिशन टू कॉलेज लाइफ ए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। ये प्रोसेस दिखाता है कि कोडिंग से रॉ डाटा एक स्ट्रॉन्ग थियरी में कन्वर्ट हो जाता है। कंक्लूजन। ग्राउंडेड थियरी में कोडिंग एक बैकबोन है जो स्कैटर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड थियरी में बदलता है। स्टेप्स ऑफ कोडिंग सिस्टमैटिक है, डेटा कलेक्शन से लेकर थियरी बिल्डिंग तक। टाइप्स ऑफ कोडिंग। ओपन, एक्सियल और सिलेक्टिव रिसर्चर को ग्रेजुअली थियरी बनाने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस से रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के रियल एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिक थियरी में कन्वर्ट करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब, इसका प्रोसीजर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करना है। साथ ही एग्जाम्पल के साथ समझाकर रिसर्च में इसका उस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब होता है बड़े पॉपुलेशन से एक छोटा ग्रुप सिलेक्ट करना जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग (SRS) एक ऐसा मेथड है जिसमें पॉपुलेशन के हर मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। ये सबसे बेसिक और कॉमनली यूज्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। स्टैटिस्टिशियंस जैसे रोनाल्ड फिशर ने रिसर्च में रैंडमाइजेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। मेन बॉडी 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मीनिंग: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि सैंपल ऐसे सिलेक्ट करना जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिले। डेफिनेशन: केरलिंगर 1986 कहता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें पॉपुलेशन के हर एक यूनिट के इंक्लूड होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इस मेथड में रिसर्चर का पर्सनल बायस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। 2. स्टेप्स प्रोसीजर ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने के बेसिक स्टेप्स: पॉपुलेशन डिफाइन करना जैसे कि किसी सिटी के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स। सैम्पलिंग फ्रेम बनाना प्योर पॉपुलेशन के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट रेडी करना। नंबर्स असाइन करना हर एलिमेंट को एक यूनिक नंबर देना। सिलेक्शन प्रोसेस लॉटरी मेथड रैंडम नंबर टेबल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रैंडम सिलेक्शन करना। एग्जाम्पल: अगर एक रिसर्चर को 1000 स्टूडेंट्स में से 100 का स्ट्रेस लेवल स्टडी करना है तो वो पहले लिस्ट बनाएगा, नंबर्स असाइन करेगा और फिर लॉटरी सिस्टम से 100 स्टूडेंट्स रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 3. एडवांटेजेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इक्वल चांस: हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। सिंपल मेथड इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बायस फ्री: रिसर्चर की बायस मिनिमम होती है। जनरलाइजेशन पॉसिबल: रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जा सकता है। एक्यूरेसी: अगर सैंपल साइज सही हो तो डेटा काफी एक्यूरेट होता है। 4. लिमिटेशंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कंप्लीट लिस्ट की जरूरत: प्योर पॉपुलेशन की एक्यूरेट लिस्ट चाहिए होती है। लार्ज पॉपुलेशन के लिए टफ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है। अनइवन रिप्रेजेंटेशन: कभी कभी चांस की वजह से कुछ सब ग्रुप्स ज्यादा या कम रिप्रेजेंट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स: लॉटरी या रैंडम नंबर यूज करना हमेशा इजी नहीं होता, स्पेशली फील्ड रिसर्च में। 5. एप्लीकेशंस इन रिसर्च एजुकेशन: रैंडमली स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके क्लास स्टडीज करना। साइकोलॉजी: रैंडम पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करना। मेडिकल: पेशेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करके न्यू ड्रग टेस्ट करना। इससे पता चलता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अनबायस्ड और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूजफुल है। कंक्लूजन: एंड में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक फेयर और अनबायस्ड सैम्पलिंग मेथड है जो रिसर्च में रिजल्ट्स को जनरलाइज करने में मदद करता है। हाँ, इसका एक लिमिटेशन ये है कि पूरे पॉपुलेशन की लिस्ट बनाना मुश्किल होता है और लार्ज पॉपुलेशंस में ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं होता। फिर भी रिसर्च में ये सबसे रिलायबल और कॉमनली यूज्ड मेथड है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Advantages and disadvantages of correlational research design. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें correlational research design को समझाकर उसके advantages और disadvantages लिखने हैं। मतलब हमें बताना है कि इस डिजाइन का यूज कहाँ हेल्पफुल है और उसकी क्या लिमिटेशंस है। साथ हाई एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिटी देनी है। आंसर: इंट्रोडक्शन। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन एक ऐसा नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें रिसर्चर दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करता है बिना उन्हें मैनिपुलेट किए। इसका मेन एम होता है ये देखना कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशन है या नहीं, और अगर है तो कैसा है। साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशल साइंसेज में इसका उस बहुत होता है, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल या एथिकल नहीं होता। मेन बॉडी 1. कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन क्या है? यह डिजाइन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को मेजर करता है, कॉजेशन को नहीं। स्टैटिस्टिक्स जैसे पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करके रिलेशन का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल: स्ट्रेस और स्लीप क्वालिटी के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन दिख सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि स्ट्रेस हाई कॉज है। 2. एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ए. वेरिएबल्स के रिलेशन समझने में मदद। यह डिजाइन क्लियरली दिखाता है कि दो या ज्यादा वेरिएबल्स कनेक्टेड हैं या नहीं। एग्जाम्पल: एकेडमिक अचीवमेंट और सेल्फ एस्टीम के बीच कोरिलेशन मिलता है। बी. जब एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं हो। कई बार वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना अनएथिकल होता है। एग्जाम्पल:
लोगों को इंटेंशनली हाई स्ट्रेस कंडीशन देना गलत होगा, लेकिन नेचुरली अकरिंग स्ट्रेस को स्टडी करना सेफ है। सी, फ्यूचर रिसर्च के लिए बेस प्रोवाइड करना। कोरिलेशनल रिसर्च आगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए फाउंडेशन बनाता है। अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलता है तो रिसर्चर कॉजल हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकता है। डी, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव। इसको सर्वे या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कॉन्डक्ट किया जा सकता है, जो सिंपल और लो कॉस्ट होता है। 3. डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ए, कॉजैलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि कोरिलेशन नॉट इक्वल कॉजेशन। एग्जाम्पल, आइसक्रीम सेल्स और ड्राउनिंग डेथ्स में कोरिलेशन होता है, लेकिन कॉज समर सीजन है। बी, थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम। कभी कभी हिडन वेरिएबल कोरिलेशन एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और हैप्पीनेस का कोरिलेशन हेल्थ स्टेटस की वजह से हो सकता है। सी, डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम। कोरिलेशन से ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा वेरिएबल दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल, डिप्रेशन स्लीप को अफेक्ट करता है या स्लीप डिप्रेशन को। डी, मिसइंटरप्रिटेशन का रिस्क। मीडिया और कभी कभी रिसर्चर्स कोरिलेशन को कॉजेशन बनाकर प्रेजेंट करते हैं, जो गलत है। 4. साइकोलॉजी और अदर फील्ड्स में साइकोलॉजी में इस डिजाइन का यूज मेंटल हेल्थ और बिहेवियर के रिलेशन स्टडी करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया यूज और एंजाइटी के बीच कोरिलेशन इंपॉर्टेंट अवेयरनेस देता है। एजुकेशन फील्ड में स्टडी हैबिट्स और परफॉर्मेंस के रिलेशन से टीचिंग स्ट्रैटेजीज इंप्रूव की जाती है। कंक्लूजन, ओवरऑल कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन एक सिंपल और यूजफुल मेथड है जो हमें वेरिएबल्स के रिलेशंस दिखाता है। ये एथिकल और कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रिलिमिनरी इंसाइट्स देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि ये कॉजालिटी प्रूव नहीं करता। इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के साथ कंबाइन करना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Content analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कंटेंट एनालिसिस को डिफाइन करना है। मतलब ये रिसर्च मेथड क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके फीचर्स, टाइप्स, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमें पूरा ओवरव्यू देना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। कंटेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड है जिसमें हम किसी भी कम्युनिकेशन मटेरियल जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस, एड्स या सोशल मीडिया को एनालाइज करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है हिडन मीनिंग्स, थीम्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। साइकोलॉजी, सोशल साइंस, मीडिया स्टडीज और एजुकेशन में इसका काफी यूज होता है। अर्ली रिसर्चर्स जैसे हैरोल्ड लिसवेल और बर्नार्ड बेरलसन ने इसका इंपॉर्टेंस बताया था, स्पेशली मास कम्युनिकेशन और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कम्युनिकेशन के कंटेंट को सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। बेरलसन 1952 ने इसे डिफाइन किया, a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication. इसके थ्रू क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिविटी। कोडिंग के क्लियर रूल्स होते हैं जिससे बियास कम होता है। सिस्टमैटिक। हर स्टेप को एक रूल के हिसाब से फॉलो किया जाता है। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। फ्रीक्वेंसी काउंट भी होता है और मीनिंग्स एक्सप्लोर करने का चांस भी। रेप्लिकेबल। अगर सेम कोडिंग रूल्स यूज हो तो रिजल्ट्स रिपीट हो सकते हैं। 3. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंटेंट एनालिसिस। ए. रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि स्टडी किस टॉपिक पर है। बी. सिलेक्टिंग कंटेंट। न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस या सोशल मीडिया जैसे सोर्सेस चूज करते हैं। सी. यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या थीम फिक्स करते हैं। डी. कोडिंग स्कीम। कैटेगरीज और रूल्स बनाते हैं। ए. कोडिंग। मटेरियल को सिस्टमैटिकली कोड किया जाता है। एफ. एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी और पैटर्न्स निकल कर इंटरप्रेट करते हैं। जी. कंक्लूजन। रिजल्ट्स को थियरी या क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। 4. टाइप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंसेप्चुअल एनालिसिस। वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स के फ्रीक्वेंसी काउंट करना। रिलेशनल एनालिसिस। कॉन्सेप्ट्स के रिलेशंस और कॉन्टेक्स्ट स्टडी करना। क्वालिटेटिव एनालिसिस। डीप मीनिंग्स और हिडन थीम्स इंटरप्रेट करना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। न्यूमेरिकल कोडिंग और स्टैटिस्टिकल डाटा निकलना। 5. एप्लीकेशंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस।
साइकोलॉजी, डायरीज, इंटरव्यूज या स्पीचेस से पर्सनैलिटी और एटीट्यूड समझना। मीडिया स्टडीज, मीडिया में जेंडर, कास्ट या पॉलिटिक्स का पोर्ट्रेयल स्टडी करना। पॉलिटिकल साइंस, इलेक्शन स्पीचेस और पॉलिसीज का एनालिसिस। बिजनेस, एड्स और कस्टमर फीडबैक का स्टडी। एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम का रिव्यू करना। 6. एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, दोनों टाइप के इनसाइट्स देता है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब पर अप्लाई होता है। नॉन इंट्रूसिव है, पार्टिसिपेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को स्टडी करने का अच्छा टूल है। 7. लिमिटेशंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर कोडिंग रूल्स क्लियर ना हो तो बायस आ सकता है। रिच क्वालिटेटिव डाटा को नंबर्स में रिड्यूस कर देता है। इंटरप्रिटेशन रिसर्चर के स्किल और ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन, कंटेंट एनालिसिस एक पावरफुल रिसर्च मेथड है जो कम्युनिकेशन के हिडन पैटर्न्स को सिस्टमैटिकली समझाता है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को कंबाइन करता है और साइकोलॉजी, मीडिया और सोशल साइंसेज में बहुत यूजफुल है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अगर केयरफुली कोडिंग और इंटरप्रिटेशन हो तो यह वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।